नमस्कार। तो आज हम ऑस्कर 2026 से जुड़े उन 20 सबसे महत्वपूर्ण सवालों और तथ्यों को डीकोड करने वाले हैं जो ग्लोबल सिनेमा की हमारी समझ को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस साल पहली बार बेस्ट कास्टिंग की जो नई कैटेगरी शामिल की गई है वो केवल एक अवार्ड नहीं है। देखिए, ये हॉलीवुड के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े अंदर वैचारिक बदलाव का संकेत है। और ये ऐतिहासिक पहला बेस्ट कास्टिंग अवार्ड जीता है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर की कास्टिंग डायरेक्टर कैसेंड्रा कुलकुंडिस ने। बिल्कुल। कैसेंड्रा ने जिस तरह से नए और अनुभवी चेहरों का एक संतुलन बनाया इस फिल्म में, उसी ने असल में इस फिल्म को इस साल का सबसे बड़ा विनर बना दिया। पर अब एक सवाल जो दिमाग में आता है कि अकादमी को ये बात समझने में 98 साल कैसे लग गए? ऐसा तो है नहीं कि कास्टिंग का मैं तो पहले किसी को पता नहीं था। इसके पीछे हॉलीवुड का दशकों पुराना जो स्टार सिस्टम है ना, वो जिम्मेदार है। मतलब लंबे समय तक स्टूडियोज मानते थे कि अगर पोस्टर पर किसी बहुत बड़े सुपरस्टार का चेहरा है तो लोग फिल्म देखने आएंगे ही, चाहे वो उस किरदार के लिए फिट हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब खासकर स्ट्रीमिंग के आने के बाद दर्शक कहानी और उस कहानी में ढल जाने वाले चेहरों को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो अकेडमी को भी ये मानना पड़ा कि कास्टिंग सिर्फ अभिनेताओं को काम देने की प्रक्रिया नहीं है, ये फिल्म की इमोशनल नींव रखने की एक बहुत जटिल कला है। और वन बैटल आफ्टर अनदर तो मतलब सिर्फ कास्टिंग तक ही सीमित नहीं रही। इस फिल्म ने इस साल ऑस्कर की पूरी महफिल लूट ली। हाँ, सबसे ज्यादा 6 ऑस्कर जीते हैं इस फिल्म ने, जिसमें रात का सबसे बड़ा सम्मान यानी बेस्ट पिक्चर भी शामिल है। बेस्ट पिक्चर, जो ऑस्कर का क्राउन ज्वेल होता है। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये अवार्ड किसी एक एक्टर या सिर्फ डायरेक्टर को नहीं मिलता, बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है। मतलब ये इस बात का प्रतीक है कि साउंड, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, सब ने मिलकर एक परफेक्ट सिम्फनी तैयार की है। बिल्कुल। और वन बैटल आफ्टर अनदर की खासियत यही थी कि इसने एक बहुत ही जटिल विषय को कमर्शियल तरीके से भी पेश किया और क्रिटिक्स को भी खुश किया। और इसी परफेक्ट सिम्फनी को बनाने वाले यानी पॉल थॉमस एंडरसन को इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और अगर हम ऑस्कर के पुराने पैटर्न्स देखें तो एक साफ रुझान दिखता है। ज्यादातर जिस फिल्म को बेस्ट पिक्चर मिलता है उसी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पूरे में पिरोने का काम डायरेक्टर का विजन ही करता है। यानी अगर जहाज ने सबसे बेहतरीन सफर तय किया है तो जाहिर है कि उसका कप्तान ही सबसे बेहतरीन होगा। एकदम सही। जब अकादमी के सदस्य बेस्ट पिक्चर के लिए वोट कर रहे होते हैं तो वे असल में उस फिल्म की लीडरशिप पर भी मोहर लगा रहे होते हैं। इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन ने अपनी फिल्म सीनर्स के लिए जीता है। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत इम्पैक्टफुल माना जा रहा है। तो असल में उस परफॉर्मेंस की गहराई क्या थी? देखिए, जॉर्डन ने सीनर्स में एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया है जो अपने अतीत के अपराधों और वर्तमान की नैतिकता के बीच फंसा हुआ है। अच्छा, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। और अकेडमी अक्सर उन किरदारों को पसंद करती है जिनमें बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली एक्टिंग न हो। जॉर्डन ने अपने चेहरे के सूक्ष्म भावों से, जिन्हें हम माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, उससे उस घुटन को पर्दे पर उतारा है। मतलब एक अच्छा एक्टर डायलॉग से एक्टिंग करता है, लेकिन एक ऑस्कर विजेता एक्टर खामोशी में भी कहानी कह जाता है। बहुत सही कहा आपने। और खामोशी में कहानी कहने की यही कला इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस विनर में भी साफ नजर आई। हाँ, जेसी बकली, जिन्होंने फिल्म हैमलेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। हैमलेट में उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया है जो अपने बच्चे को खोने के अथाह दुख से गुजर रही है। अब दुख को पर्दे पर दिखाना आसान है, कोई रो सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन बकली ने उस दुख के शारीरिक वजन को महसूस कराया है ना? हाँ, उनकी चाल में, बात करने के तरीके में वो खालीपन दिखता है। यही वो रियलिज्म है जिसे अकेडमी आज सबसे ऊपर रखती है। लेकिन जब हम माइकल बी जॉर्डन की फिल्म स्टीना की बात करते हैं, देखिए, स्टीना को इस साल सबसे ज्यादा यानी 16 नॉमिनेशन मिले थे। रायन कुगलर और लुडविग गोरांसन जैसे दिग्गजों का इसमें बड़ा योगदान था। लेकिन 16 नॉमिनेशन के बावजूद इस फिल्म ने अंत में केवल 4 अवार्ड्स जीते, जबकि वन बैटल आफ्टर अनदर सबसे ज्यादा 6 अवार्ड्स लेकर चली गई। हाँ,
ये ऑस्कर का एक दिलचस्प पैटर्न है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी फिल्म को 16 कैटेगरीज में सर्वश्रेष्ठ के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो क्या वो तकनीकी रूप से हर मायने में बेहतर नहीं है? फिर वो हार कैसे जाती है? ये ऑस्कर के वोटिंग सिस्टम का सबसे जटिल पहलू है। देखिए, नॉमिनेशन मिलने और अवार्ड जीतने की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग-अलग होती है। वो कैसे? जब नॉमिनेशंस तय किए जाते हैं तो अकेडमी की अलग-अलग ब्रांच वोट करती हैं। मतलब सिर्फ एडिटर्स ही बेस्ट एडिटिंग के लिए नॉमिनेट करेंगे और सिर्फ साउंड डिजाइनर्स ही बेस्ट साउंड के लिए। यानी नॉमिनेशन के समय केवल विशेषज्ञ ही अपने क्षेत्र का काम सराह रहे होते हैं। एकदम सटीक। और क्योंकि सीनर्स तकनीकी रूप से बहुत उन्नत फिल्म थी, हर तकनीकी ब्रांच ने उसे नॉमिनेट कर दिया, इसलिए उसके नॉमिनेशन 16 तक पहुंच गए। अच्छा, तो फाइनल वोटिंग में क्या होता है? फाइनल अवार्ड के लिए अकेडमी के सभी 10,000 से ज्यादा सदस्य हर कैटेगरी में वोट करते हैं। अब एक एक्टर शायद साउंड डिजाइन की बारीकियों को न समझे, वो उस फिल्म को वोट देगा जिसने उसे इमोशनली सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो। तो सीनर्स एक टेक्निकल मास्टरपीस थी, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर में यूनिवर्सल अपील थी जिसने सबके दिलों को छुआ। बिल्कुल, इसलिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली फिल्म का सबसे ज्यादा अवार्ड जीतना कतई जरूरी नहीं है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला तथ्य है। खैर, एक्टिंग की इस चर्चा से थोड़ा बाहर निकलकर अब उस दुनिया की बात करते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर गढ़ी जाती है, यानी विजुअल इफेक्ट्स। हाँ, जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश, जिसने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड जीता है। वीएफएक्स अब सिर्फ हरे पर्दे के सामने कूदने तक सीमित नहीं है। इस फिल्म में पानी, आग और रोशनी का जो इंटरेक्शन कंप्यूटर से बनाया गया है, वो असली दुनिया से भी ज्यादा वास्तविक लगता है। मतलब वीएफएक्स का असली काम जादू दिखाना नहीं है, बल्कि ये है कि दर्शक भूल जाए कि वो कोई स्पेशल इफेक्ट देख रहा है। बिल्कुल। कैमरून की फिल्म मोशन कैप्चर और डिजिटल रेंडरिंग को एक नए स्तर पर ले गई है। और कंप्यूटर की दुनिया की बात हो रही है तो एनिमेशन को कैसे भूल सकते हैं? बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब के-पॉप डेमन हंटर्स ने अपने नाम किया है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म के गाने गोल्डन ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर भी जीता है। मतलब एक ही फिल्म का एनिमेशन और गाने दोनों का अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक एनिमेशन फिल्म में किरदारों के असली चेहरे तो होते नहीं, तो भावनाएं जगाने का सबसे बड़ा काम बैकग्राउंड स्कोर और गानों का ही होता है। के-पॉप डेमन हंटर्स ने विजुअल स्टाइल को म्यूजिक के साथ बहुत गहराई से बुनाया है। सही कहा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। अच्छा, सिनेमा की कोई एक भाषा नहीं होती, ये बात ऑस्कर की एक खास कैटेगरी में देखने को मिलती है। इस साल नॉर्वे की फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है वो। हाँ, और यहाँ एक छोटी सी ऐतिहासिक डिटेल है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले तक इस कैटेगरी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कहा जाता था। अकेडमी ने ये नाम क्यों बदला? ये नाम बदलना एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट था। फॉरेन या विदेशी शब्द ये इशारा करता है कि हॉलीवुड ही सिनेमा का केंद्र है और बाकी दुनिया बाहरी है। लेकिन कला तो ग्लोबल होती है ना? बिल्कुल। अकेडमी ने महसूस किया कि इंटरनेशनल शब्द सभी देशों के सिनेमा को एक समान स्तर पर लाकर खड़ा करता है। भावनाएं किसी देश की सीमा या भाषा की मोहताज नहीं होती। एकदम सही। और सिनेमा सिर्फ घड़ी हुई कहानियां नहीं है, ये सच का आईना भी है जो हमें डॉक्यूमेंट्रीज में देखने को मिलता है। इस साल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड मिला है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को। ये एक बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, और यहाँ मैं श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हम सिर्फ मूल स्रोतों और अवार्ड परिणामों की जानकारी साझा कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक विचारधारा या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम केवल कला का विश्लेषण करना है। बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग असल में पत्रकारिता का ही एक सिनेमाई रूप है। सही कहा। इस फिल्म ने सत्ता और प्रतिरोध के विषय को जिस फैक्चुअल स्टोरी टेलिंग के साथ पेश किया, उसी वजह से ये सम्मान मिला। हाँ, इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो अक्सर सुर्खियों में पीछे छूट जाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। इस साल ये अवार्ड ऑल द एम्प्टी रूम्स ने जीता है। लेकिन एक छोटी फिल्म इतनी अहमियत क्यों रखती है? देखिए, एक फीचर फिल्म के पास कहानी कहने के लिए 2-2.5 घंटे होते हैं, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म को वही भावनात्मक प्रभाव सिर्फ 20 या 30 मिनट में छोड़ना होता है, क्योंकि कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। ऑल द एम्प्टी रूम्स ने अकेलेपन के एक बेहद नाजुक विषय को इतने कम समय में
इतने सटीक तरीके से पेश किया है कि दर्शक अंदर तक झकझोर जाते हैं। कम शब्दों में पूरी कविता कह देना ही शॉर्ट फिल्मों की ताकत है। वाह, क्या बात कही है। अच्छा, इन तमाम ग्लोबल कहानियों से अब जरा अपने घर की ओर मुड़ते हैं। ऑस्कर 2026 में भारत का सफर कैसा रहा? भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नीरज घेवान के निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भेजा गया था, लेकिन ये फिल्म फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ लोगों में अक्सर एक तकनीकी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ऑफिशियल एंट्री और नॉमिनेशन का फर्क है ना? बिल्कुल। इसे कैसे समझा जाए? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया हर साल भारत में बनी बेहतरीन फिल्मों में से किसी एक को चुनकर ऑस्कर के लिए भेजती है। ये भारत की ऑफिशियल एंट्री होती है। लेकिन दुनिया भर के लगभग 90 से ज्यादा देश भी तो अपनी एंट्रीज भेजते हैं। एकदम सही। इसके बाद अकादमी के सदस्य इन सभी फिल्मों को देखते हैं और वोटिंग के जरिए केवल 5 फिल्मों को अंतिम सूची में जगह देते हैं, जिसे फाइनल नॉमिनेशन कहा जाता है। मतलब होम बाउंड भारत की पसंद जरूर थी, लेकिन वो अकेडमी के कड़े फिल्ट्रेशन प्रोसेस को पार करके टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो जब भारत की बात चल ही रही है, तो भारतीय सिनेमा के ऑस्कर इतिहास के कुछ बड़े माइलस्टोन्स को भी याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, जब भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। हाँ, उन्हें रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर मिला था। अक्सर लोग कॉस्ट्यूम डिजाइन को सिर्फ कपड़े सिलना समझ लेते हैं, लेकिन इसका सिनेमाई महत्व बहुत बड़ा है ना? बहुत बड़ा। कॉस्ट्यूम डिजाइन असल में वर्ल्ड बिल्डिंग का हिस्सा है। जब गांधी जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनती है, तो कपड़े उस दौर की राजनीति, गरीबी और सामाजिक तानेबाली की कहानी कह रहे होते हैं। भानु अथैया ने उस दौर की खादी और वर्दियों का जो शोध किया, उसने फिल्म को जीवंत कर दिया। बिल्कुल। और इसके बाद 1992 का ऐतिहासिक पल आता है, जब सत्यजीत रे को ऑस्कर में ऑनरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड किसी एक फिल्म के लिए नहीं था। हाँ, ऑनरेरी अवार्ड प्रतिस्पर्धी कैटेगरीज से अलग होता है। ये उस व्यक्ति को मिलता है जिसके काम ने सिनेमा की दिशा ही बदल दी हो। सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा को मेलोड्रामा से निकालकर यथार्थवाद की जमीन पर ला खड़ा किया था, है ना? एकदम सही। और अगर आधुनिक दौर की बात करें, तो 2023 में भारत ने इतिहास रचा, जब कार्तिकी गोंसाल्विस की द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जीती। इंसान और प्रकृति के बीच का वो खूबसूरत रिश्ता जिसने सबको रुला दिया था। बिल्कुल। अच्छा, 1929 से लेकर 2026 तक ऑस्कर का ये पूरा तामझाम आखिर चलाता कौन है? इस आयोजन के पीछे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यानी AMPS नाम की संस्था है। हाँ, और इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। आज जो इतना बड़ा ग्लैमरस इवेंट है, उसकी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से हुई थी। मतलब? पहला समारोह 1929 में हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में हुआ था, जो बस 15 मिनट में खत्म हो गया था। सोचिए, एक छोटा सा प्राइवेट डिनर और आज डॉल्बी थिएटर का ग्रैंड स्टेज। ये बताता है कि सिनेमा का दायरा कितना बढ़ गया है। और इस ग्रैंड स्टेज को बांधे रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शो के होस्ट की। 98 में अकेडमी अवार्ड्स को मशहूर कॉमेडियन कोनन ओब्रायन ने होस्ट किया। हाँ, और उन्होंने 2025 में हुए 57वें ऑस्कर को भी होस्ट किया था। किसी भी लाइव ग्लोबल इवेंट को होस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब डॉल्बी थिएटर में बैठे स्टार्स से लेकर टीवी देख रहे करोड़ों दर्शकों तक सबको जोड़े रखना। हाँ, और कोनन का लगातार 2 साल होस्ट करना बताता है कि अकेडमी उनके सुरक्षित लेकिन तीखे ह्यूमर पर कितना भरोसा करती है। बिल्कुल। और चूंकि हमने 2025 का जिक्र किया, तो पिछले साल बेस्ट पिक्चर सीन बेगर की फिल्म अनोरा ने जीती थी। अनोरा और इस साल की वन बैटल आफ्टर अनदर दोनों साबित करती हैं कि सिनेमा अब सिर्फ भव्य सेट्स का मोहताज नहीं है। अगर कहानी मजबूत है तो वो बड़े बजट की फिल्म को पछाड़ सकती है। तो इस गहन चर्चा में हमने 1929 के छोटे डिनर से 2026 तक का सफर तय किया। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।